You're watching Reality Check. As the virus recedes, we might be staring at a pandemic of a different kind, a pandemic of job losses. Hundreds and thousands of Indians who've lost work during the period of the first and second wave. One estimate suggests that from January, close to 4 to 5 crore Indians may have become unemployed. My colleague Mariam Alavi and I traveled to rural Uttar Pradesh, to Meerut district, to find dozens and dozens of factory workers who've now been reduced to working as farm hands. ये जी काज़माबाद गून। काज़माबाद गून। अच्छा, ये क्या मेरठ जिले में पड़ता है? जी मेरठ जिले में। अच्छा, तो यहाँ पे बेरोजगारी की कितनी, मतलब आप सब बता रहे थे जी, आप सब की नौकरियाँ? हाँ जी, हमारी नौकरियाँ छूट गई हैं। छूट गई हैं लॉकडाउन की वजह से। At the sight of a TV camera, a crowd gathers in this village in Meerut district. Almost everyone has a story of either workplaces closed or of being laid off. आप कहाँ काम करते थे? नोएडा सेक्टर 63 में। ये कहाँ पे, कौन सी कंपनी में? एक्सपोर्ट कंपनी थी। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? वहाँ मैं वो था डिस्ट्रीब्यूटर थे? जी सर। और कब से आपकी नौकरी चली गई? सर पिछले लॉकडाउन से चली गई। अच्छा, पिछले लॉकडाउन? हाँ, अभी तक नहीं है खुली है? नहीं। और कितनी कमाई थी आपकी? मेरी 14,600 सैलरी थी सर। ओवर टाइम लग के 16,000 के समथिंग में पड़ जाती थी। अच्छा। आपके साथ कितने लोगों का छूटा होगा? काफी लोगों का छोटा था, मैक्सिमम 50-60 लोग छोटे थे हमारे। वो नोएडा भी थे, बिहार के भी थे कुछ। हम यहाँ के थे, हम यहाँ पे आ गए अपने गांव में। आप बताइए वैसे, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा, आप कहाँ थे, आपकी जॉब कहाँ थी? मेरी थी राजनगर। वो कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद। अच्छा, क्या करते थे आप? लीडर थी, मैं ऑपरेटर था मशीन का। ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर। और आपकी नौकरी? जब लॉकडाउन लगा ना आपसे। पहला वाला, दूसरा? अब का दूसरे वाला। अब वाले में? हाँ। कितने कब से जॉब? जो 3 महीने। 3 महीने। क्या करते थे आप? मशीन चलाता था जाली बनाने की। कौन सी कंपनी में? कंपनी का नाम नहीं है, जाली बनाने की मशीन चलाता। अच्छा, चलाते थे। जो होती है जाली नहीं होती सर। कब चली गई नौकरी? अब पिछले लॉकडाउन में गई थी। पिछले लॉकडाउन से? तभी से उनके यहाँ पर बिहारी काम करता है। हाँ, जब से वही कर रहे हैं। बिहार के लोग काम कर रहे हैं? बाहर के लोग बुला लिए। हाँ, लोकल के हटा दिए। आपका नाम? अंकित गौतम। और आप कितना कमा रहे थे? 14 से 15,000। Here we meet small business owners, also hit hard. कॉस्मेटिक की शॉप थी जी मेरी। कहाँ? इंदिरापुरम गाजियाबाद। अच्छा। तो वहाँ पे जो है लॉकडाउन की वजह से वो सब बंद करना पड़ा। अच्छा। आपके कितने दुकान थे? 2 दुकान थी, एक गाजियाबाद गौर सिटी में है, वो बंद ही करनी पड़ी। रेंट नहीं निकल पा रहा था, कस्टमर नहीं थे इस वजह से। और दूसरी जो है वो तो लॉक लगा हुआ है, उसका रेंट भी दिया जा रहा है लेकिन दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। We meet these men in a Dalit basti of a village that has a sizable number of land-owning Jat farmers. Many of them are skilled workers, forced to work as farm laborers, making a fraction of what they used to make. गुजारा कैसे हो पा रहा है? बस जी मजदूरी कर रहे हैं खेतों में। इधर उधर किसानों के बड़े बड़े जो कास्ट होती है हमारे यहाँ पे जाट हैं। हाँ। उनके यहाँ पे खेती करते हैं। उनके यहाँ पे जब अपने गुजारे चल रहे हैं, राशन भी हमारा तो राशन भी नहीं मिलता, बहुत दिक्कत है जी हमें। तो आप खेती में मजदूरी कर रहे हैं? जी। उसमें कितना मिल जाता है? वो 200-400 रुपए दे देते हैं जो एक दिन के काम का? जी। और ये रोज काम मिल जाता है आपको? रोज नहीं, ये कभी कदा। अब बारिश पड़ जाओ तो किसान के यहाँ भी काम नहीं मिलेगा। बताओ, पानी थोड़ी निकाल लेंगे खेत में से बाहर। तो एक महीने में जैसे कितना दिन तक काम मिल जाता है आपको? एक महीने में मैक्सिमम 15 दिन या 10 दिन इतना ही मिलता है। COVID-linked medical expenses have added to the strain, they say. तो आप लोग 14, 15, 12 हजार कमा रहे थे, उसमें से 3-4 हजार में कम हो रहा है, तो घर कैसे चला रहे हैं आप? कैसे चला रहे हैं? बस जी चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। एक टाइम खान सब्जी बन जाती है, 2 टाइम की खाते हैं, ऐसे चल रहा है। और करेंगे। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में जी 5 लोग हैं। हाल ही में मेरी मम्मी एक्सपायर हुई हैं अभी। अच्छा। लोग इसमें कोरोना की वजह से। वहाँ खर्चा हुआ? जी खर्चा हुआ। कितना खर्च किया? 1 लाख के समथिंग में आया था जी। हमारे तीनों भाभी भी बीमार थी, मेरी भैया भी बीमार थे बड़े। अब मम्मी हमारी एक्सपायर हो गई हैं।
तो ये 1 लाख रुपए कैसे किया आपने मैम? कैसे कि क्या मैम, कुछ अपने मामा से लिए, किसी गांव मोहल्ले में से लिए, ऐसे किया है। और कैसे करते मैम? कर्जा? जी कर्जा लिया है। आपका नाम? शौकिंदर कुमार। और आप करते क्या है सर? पिछले लॉकडाउन में मेरी भी नौकरी छूट गई थी। कहाँ काम मैं कर रहे कॉलेज में काम करता था, इंद्रप्रस्थ साहिबाबाद। उन्होंने हमें निकाल दिया था। क्या करते थे वहाँ? वहाँ एसी का काम था हमारा, एयर कंडीशन। अच्छा, थे? सर्विसिंग और ये सब? जी जी, अच्छा, रिपेयर का। हाँ। हाँ जी, उस सबसे आप बेरोजगार हैं? सबसे बेरोजगार हैं जी। उसमें 7 जुलाई से। क्या कितना कमा लेते थे आप? वहाँ पे 15,000 रुपये कमा लेता था महीने में। और आजकल आजकल तो वही है मैम, 15 45 4,000 रुपये कमते हैं बस महीने में। और आप बता रहे थे 1 सेकंड कि आपके बेटे कौन फैमिली में बीमार हैं? फैमिली में लड़का अभी इसका वो करवा के आया हूँ, MRI। आप ही का बेटा है? जी जी सर। क्या वजह से MRI करानी पड़ी? इसको बुखार हो गया था, सिर में अटैक हो गया था। MRI का कितना खर्चा पड़ा आपको? MIR 6,000 में हुई है। 6,000? जी। यानी कि आपके 1 महीने का भी का जो आपका आमदनी है उससे भी वो ज्यादा? सर कर्जा वर्जा होकर सब काम हो रहा है। किससे आपने कर्जा लिया? रिश्तेदारी में से लिया है फिलहाल अभी तो। 5 किलो गेहूं या चावल। The government has recently extended its promise of a free 5 kg of wheat or rice per person per month, in addition to the subsidized grain being distributed under the public distribution system. सरकार ने कहा ना कि इस बार राशन जो गरीबों के लिए राशन की वो बढ़ा दी है। हमारे पास सर सारा प्रूफ है, सारों के आधार कार्ड हैं, जब भी हमारे नाम नहीं चढ़ रहे हैं। और आप कह रहे थे राशन में ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं? वो चावल या अनाज मिलता है और नहीं मिलता, और वो भी सबको नहीं मिलता। आप बता रहे थे आपका राशन कार्ड का? सर जी हम फैमिली में 3 मेंबर हैं और हमारा राशन कार्ड था वो भी खत्म कर दिया बिल्कुल। हमें कोई राशन नहीं मिलता है। क्यों खत्म कर दिया? पता नहीं उनको ऊपर जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रवि है जी। अच्छा, तो कब तक आपको मतलब कब आपको मिल रहा था राशन? सर हमें तो पिछले लॉकडाउन से ही नहीं मिला ही नहीं है राशन। कार्ड ही खत्म हो गया हमारा। कार्ड कब खत्म हुआ? 1 साल हो गया। क्या करते हैं वैसे? सर मैं मेहनत मजदूर काम करता हूँ। ये जो फेरी वेरी लगाता हूँ, जो कॉस्मेटिक का सामान होता है, हाँ, ठेले पे उन्हें बेचता हूँ। अच्छा, वो अभी भी चल रहा है आपका? नहीं सर बंद है लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन की वजह से बंद है। बिल्कुल बंद है। आप कितना कमा लेते थे फेरी से? वही 5,000 रुपये, इससे ज़्यादा क्या कमा पाते हैं महीने? 5,000 और आजकल कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है कमाने के लिए। अब कुछ नहीं कमा पा रहे। तो वही तो आपका कमाई जब कम होता है तो खर्चा भी आपको कम करना पड़ता होगा। खरीदारी भी कम की है? खरीदारी तो बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल एक दिन की भी खरीदारी कुछ नहीं, बस मेरा एक रोटी मिल जा, रुक्की सुक्की पर मिल जा। खाने में क्या बदलाव आया? लोग क्या खा रहे हैं आजकल? खाने में ये बदलाव आया है जी। एक टाइम तो चटनी, लाल मिर्ची की चटनी से खाते हैं जी, और एक टाइम 4 आलू बनाए जी सब्जी में पानी से, और वो खा लिया जी। क्या करें, 1 किलो आलू लाते हैं तो 2 दिन चलाते हैं। लॉकडाउन हो गया, महंगाई आ गई, सब्जी वगैरह बहुत महंगी हो गई, खरीद नहीं पाते हैं। नहीं, पैसा नहीं है, कमाई नहीं खरीद नहीं पाते, महंगी हो गई, कहाँ से लाएं पैसा? खरीद ही नहीं पा रहे हैं। आज आपके घर पे क्या बना होगा? आज हमारे घर पे चावल बनी है जी, खिचड़ी बनाई है। अब चाहे तो चल के खा सकते हैं। तो कब तक ये चल जाएगा? जैसे अभी तो चली जाएगा, 20-25 दिन तो चली जाएगा, क्योंकि 3 ही आदमी है घर में, ज़्यादा नहीं है। 3 ही आदमी है, ज़्यादा नहीं है। 3 आदमी है तो ज़्यादा चल जाएगा। आपका कुछ जमीन है, खेती नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई जमीन वगैरह नहीं है। जो है सब ये मकान वगैरह पे ही है, और कुछ नहीं। जो है यही है? यही है हमारा कुछ नहीं। आप ये माता जी हैं? हाँ, ये माता जी हैं। हाँ तो यही है जो भी। क्या आजकल माता जी क्या मतलब खाना क्या बना रही हैं? पैसे हैं मतलब खाना वैसे ही आ रहा है या कम हो गया है? वह खाना कम का, जब कमाई इनकी इतनी है भैया, कमाने वाले जब कोई हिल्ला नहीं, रोजगार नहीं, तो खाने को तो जब ही आओ अपना जैसा मिल रहा वैसा में टाइम काट रहे हैं अपना। तो क्या बनाते हैं खाने में आजकल? खाने में वही आलू है, दाल है, यही सब्जी है। और सब्जी क्या है, कुछ नहीं गाँव में। All right, joining us tonight on Reality Check, we have with us Nilesh Shah, who's Managing Director, Kotak Mahindra Asset, and also a member of the Prime Minister's Economic Advisory Council. Pawan Khera, spokesperson of the Congress, is here with us. Anjali Bharadwaj, social activist, co-convener, NCPRI, and Professor Apurva Javadekar, Assistant Professor of Finance, Indian School of Business in Hyderabad. Thank you all so much for being on the show. Nilesh Shah, let me just start by asking you,
that we have seen multiple packages by the government, particularly after the first wave, not so much now, but we are not seeing the full ground impact in terms of the ability of all these multiple packages to mitigate this kind of wide-scale unemployment, joblessness, even dissolving into hunger that we're seeing across India. What's the problem, you think? Where have we fallen short, and what ought we to be doing which we haven't? So, MSME sector has been hit hard by the second wave. It was hit hard during the first wave also. In the first wave, as per CMI, unemployment was 25%. The latest data of 8th June suggests that this time, due to regional lockdown, unemployment is 12.8%. So it is half of what it was during first lockdown. But the fact remains that this MSMEs will require open economy, and economy can normalize and open only when we allow it to open normally. Now with vaccination ramping up, we have seen activities picking up. Yes. In the first week of June, there are some encouraging data. Power consumption up 13%, exports up 57%. This is all because economy is open. We have to carry forward this momentum many times so that all the scenes which you showed in terms of wide unemployment in certain parts of India can be controlled. In the month of January and March, if I can just complete one sentence. I know that there may be certain Mr. Shah, there may be certain indicators which are showing revival, but I don't know if that fully captures the extent of distress on the ground, because we're not talking just of people who've lost their jobs from the formal or semi-formal sectors, but vast amounts of Indians who work in the informal sector are also without a job. Those numbers are not even captured. I'm saying again, where is the kind of direct financial support that would have helped people carry them through this time? Because I'm not even sure how many of these people are going to get their jobs back. So if you see Jan and March data of unemployment, we were at about 6.5%. Today we are at 12.8%. And CMI data captures unorganized as well as organized. And the peak was 25. So it is glass half full versus half empty. From 25% peak unemployment, 12.8 looks better. But from 6.5, 12.8 looks much, much higher. And the fact remains that people who are unemployed, whether it's 1% or 10,000%, for them it is a tough time. And which is where we have to create growth, which can create jobs. Okay, well, creating growth and creating jobs is of course an anytime goal. But what about immediate urgent measures? Anjali Bharadwaj, you're out on the ground, dealing with these issues of hunger, particularly the urban poor. How bad are things, and what are the direct measures that we are lacking at this time? Srinivasan, the first thing is that 90% of our workforce is in the unorganized sector. And we know that any form of lockdown basically means a complete cessation of income earning opportunities for these people, whether they're rickshaw pullers, construction workers, they're domestic workers. The moment there are restrictions and lockdowns and a pandemic like this, they lose their jobs. The economy has contracted. We all know that. We know the figures. I'm not going to go into that. Unfortunately, we are seeing that the central government and many state governments are in absolute denial. All that we have heard is that the situation is not very grim this time. There is no national lockdown, so there is no problem. But we are seeing problems. Research is showing that 230 million people in our country have slipped into poverty in the last 1 year. All the evidence is there for people to see if they want to see it. So the reality then
is that we are dealing with deep economic destitution and governments needed to have stepped up. There was a moral obligation to do at least 3 things, Srinivasan. One was to have proper public health infrastructure so that people didn't have to run around and buy things in black and go into debt to be able to save their loved ones. The second, there should have been food security, because when people don't earn, these people don't have deep pockets. Where are they going to feed themselves and their children from? We haven't seen the Atmanirbhar scheme started again, despite the fact that grain is overflowing in our granaries. And the third was that some form of emergency cash transfers. You have people who need to buy medicines, essential goods. Where is all of that happening? And I think that governments have to answer to that. That's true. Cash transfers particularly. Okay, Pawan Kheda. The fact is, the Congress party has been repeatedly making this point about cash transfers and generous cash transfers, much more than were part of the earlier Atmanirbhar schemes. We're not seeing that yet. But can, at least as a start, Congress-led state governments start to do that at the state level, like Tamil Nadu, for example, is doing 4,000 rupees as a kind of emergency pandemic cash handout? Vasu, Chhattisgarh, I think you've forgotten to mention Chhattisgarh. We have implemented Nyay in Chhattisgarh in a different form, but it's there. To blame the pandemic for the slide in our economy, in fact, to blame the pandemic for the total collapse of our economy, would be giving an escape route to this government, which I refuse to give. Mr. Nilesh Shah may be under some pressure to give this leeway. I would not, because I'm under no pressure. The slide began in 2016. With demonetization. Let's not, 45-year record of unemployment was broken before the pandemic. Let's not forget this. I'll never allow this government to forget. Never allow the apologists of this government like Mr. Shah to forget this. 45 साल का record बेरोजगारी का इस pandemic से पहले टूटा था, बाद में नहीं. पहले तो आप ये समझ लीजिएगा ध्यान से. MSMEs, look at the state of MSMEs. CMIE data of May, the 55% households, Vasu, said that their incomes have dropped. Okay, solutions, Pawan, solutions. Let's talk about rural unemployment. Let's talk about you made your point about the government's I don't think I've made my track point record. completely. Solutions now. If you want Solutions. to stop, I'll stop. No, solutions, I'm saying. Solution is Chhattisgarh. What is the way out of this? Solution is direct cash transfer. Solution is please trigger consumption, because India is a consumption-driven economy. If you do not drive consumption, you do not drive the economy. How do you drive consumption? Put money in the hands of the buyer. If there is, what is the consumer sentiment now? Lowest. So if with this kind of consumer sentiment, do you think you can drive an economy which is essentially consumption? Okay. Professor Javadekar, what do you make of the fact that the government, and this is the suggestion of cash transfers, has been made across a wide spectrum of ideological and political shades, including, by the way, Uday Kotak, who was making this very point to me just 2 weeks ago, saying if not now, when is a better time to do direct cash transfers, particularly to the bottom half of the pyramid? Why do you think that's not happening, and is that a mistake? So let me tell you what research suggests is that if you put cash in hands of consumers when they are afraid of the fact that they might not be able to get back their employment, or they might in fact lose their job if they have one right now, they are not going to spend, they are going to save. So typically cash transfers work not so great during these times. I'm just making a point from economics perspective. Okay? This is what research suggests. And so typically the policies that work during such times are the policies that will give some incentives to the companies to maintain the payroll or to maintain the employment. Typically the type of policies US employed, say PPP, payroll protection. So that is one way to think about this problem. So where are those? Okay, so firstly, hold on a second. Firstly, let me just challenge you on that assumption that you said that the poor tend to save rather than spend. I was talking to Abhijit Banerjee, Nobel laureate, about this. He was saying that yes, there may be a tendency to save if you sense uncertainty that every time there could be lockdowns in the future. But if you guarantee somebody that I will give you cash transfers every time there's a lockdown,
then they will be encouraged to spend. But we're not seeing that. And number two, you talked about the policies of ensuring job security. Where are those safety nets to small businesses and others? Those are the type. So we're not seeing that either. So those are the policies we would like to see getting rolled out now, and now is little late. They had to be rolled out little bit back. But if one has to choose between two types of policies, I would, as an economist, choose the policies that would create job certainty rather than give money in hands of consumers. At a pragmatic level, also our government is why not both? Okay. Why not both is because we are sitting at 90% of debt levels for the government. So there can be some cash support, but there will be a pragmatic limit to how much Indian government can spend at this point in time on cash transfer. So I'm just talking from efficiency. Okay, Nilesha. All right, Nilesha, if you want to quickly respond to the other panelists about, if not now, when, then a better time to start direct support. So definitely we have to provide fiscal stimulus to needy sector of economy. There are sectors in MSMEs, in tourism, hotel, which has been impacted. RBI is providing monetary stimulus, but there is a need for fiscal stimulus as well. One limited point from my side is that we have to find a permanent solution rather than bandages. Since independence, we have seen all neighboring countries and peers surpassing us, from Korea, Taiwan, China to now even Bangladesh. So we need to be finding a proper solution which creates growth and which creates a virtuous cycle of jobs creating demand and demand creating growth. So there is a need for short-term solution. That's, as I said, that's a medium to long-term solution. That's a noble goal, but that's an anytime goal. Right now we're kind of in an emergency. Pawan, very little time. Pawan Khera, you wanted to come in very quickly. No, the professor from Hyderabad, he's saying that jobs. Now, where do you get the jobs from? So it's a chicken and egg situation. That's what essentially what we are trying to say is, please give money in the hands of people so that demand grows, so that consumption grows, so that there is money in the market, so that jobs grow. How else will you create employment? Okay. Well, let's see if there's going to be anything in the pipeline down the line. For the moment, though, things do look quite dire. We'll have to leave it there. We're out of time. Thank you so much for joining me on Reality Check. Thank you so much for watching. Good night.